बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स में सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 है वो स्टार्ट करेंगे और स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से हम हर वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो चैप्टर नंबर 20 जो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, उसका जो पहला टॉपिक है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसमें कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम भी है कि क्रोमोसोम कितनी किस्म के होते हैं और उन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसी टॉपिक के साथ आज हम आगाज़ करते हैं। मैं आप सबको इस वीडियो में वेलकम कहता हूँ। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट अपीयर इन द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कि जब सेल तकसीम होने लगता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर ज़ाहिर होते हैं, नज़र आना शुरू होते हैं। आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है नेटवर्क की सूरत में, जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन जब सेल तकसीम होने लगता है वो तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है, और न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होके, वो सिकुड़ के, वो ऑर्गेनाइज होके धागानुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। उन धागानुमा स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये नीचे जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो हर सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, और बेसिकली जो भी जानदार की खसूसियात होती हैं, तमाम तर खसूसियात को ये क्रोमोसोम्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसके हिस्सों की बात करें, तो बेसिकली क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं। थर्ड जो पार्ट है वो किसी में होता है, किसी में नहीं। जो दो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले है क्रोमाटिड्स। ये आपके सामने ये क्रोमोसोम का ये जो आर्म्स नज़र आ रही हैं आपको, जिसको हम बाजू भी कहते हैं क्रोमोसोम का, ये हैं क्रोमाटिड्स। ये एक क्रोमाटिड ये है और दूसरा क्रोमाटिड ये है, और एक यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन सी मौजूद है जिसने इन दोनों क्रोमाटिड्स को आपस में जोड़ा है। इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, या इसका दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिससे दोनों क्रोमाटिड आपस में जुड़े हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी अटैच होते हैं, कि जब सेल तकसीम होने लगता है तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं बिल्कुल सेंटर में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो स्पिंडल फाइबर्स, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो सिकुड़ने से जब क्रोमोसोम बनते हैं तो ये सेंटर में सेंट्रोमियर बनता है। इस सेंट्रोमियर पे फिर स्पिंडल फाइबर भी अटैच होते हैं। इसे सेंट्रोमियर भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। लेकिन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा, यानी सेंट्रोमियर के अलावा भी कई जगहों से क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट हुआ हो सकता है, सिकुड़ा हो सकता है। अगर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा भी कहीं पे हो क्रोमोसोम सिकुड़ा हुआ, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो ये थर्ड पार्ट है। ये किसी क्रोमोसोम में होती है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, किसी में नहीं। प्राइमरी तो सब में ही होती है, आर्म्स तो सब में ही होती हैं, लेकिन प्राइमरी के अलावा भी अगर कहीं से क्रोमाटिड जो है या आर्म जो है उसकी वो कहीं से कंस्ट्रिक्ट हुई हो तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो तीन बेसिक पार्ट्स हैं क्रोमाटिड्स, यानी ये जो बाजू हैं, फिर दोनों क्रोमाटिड जिसके ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी अटैच होते हैं, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा अगर क्रोमाटिड कहीं से सिकुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। एक टर्म हम यूज़ करते हैं कैरियोटाइप।
देखिए तमाम जानदार जो हैं वो उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। फ़र्क किस चीज़ का होता है? नंबर का फ़र्क होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारी बॉडी में हर सेल में तकरीबन जो है 46 क्रोमोसोम है और 23 पेयर्स की सूरत में। तो मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ हैं, किसी में 40 भी होते हैं, किसी में 28 भी होते हैं। प्लांट्स के लिहाज से जैसे ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है, इस तरह चिंपैंजी है उसमें 48 क्रोमोसोम है। इस तरह मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ क्रोमोसोम की तादाद होती है। तो सिर्फ तादाद का फ़र्क नहीं होता, क्रोमोसोम्स की शेप का भी फ़र्क होता है, क्रोमोसोम की टाइप्स का भी फ़र्क होता है। ये जैसे आपके सामने ये जो एक डायग्राम बनी है, इसमें इंसानी क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। 23 के 23 जोड़े दिखाए गए। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखिए हर जोड़े का दूसरे जोड़े से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हर जोड़ा दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ। तो सिर्फ यानी तादाद का फ़र्क नहीं होता, क्रोमोसोम्स की तरतीब का भी फ़र्क होता है, उनकी शक्ल और सूरत का भी फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एरे, द पार्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स, के मुख्तलिफ जो क्रोमोसोम एक जानदार में पाए जाते हैं, तादाद के लिहाज से जो मुख्तलिफ हैं, तरतीब के लिहाज से जो मुख्तलिफ हैं, इस टर्म को हम कहते हैं एरे। तो क्रोमोसोम की जो एरे एक जानदार में मौजूद है उसे हम कहते हैं कैरियोटाइप। एरे मीन्स के नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल, कि एक जानदार के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या है और वो किस तरतीब से पाए जाते हैं, किस किस्म के पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं एरे। तो हर जानदार की जो एरे है कैरियोटाइप, वो दूसरे से मुख्तलिफ होती। बल्कि इवन के एक ही किस्म के जो जानदार हैं, स्पीशीज़, जैसे एक ही स्पीशी के जानदारों में भी मुख्तलिफ हो सकती। जैसे अब हमारे इस समय 46 हैं, मेल्स में भी 46 हैं, फीमेल में भी 46 है। लेकिन एक क्रोमोसोम का फ़र्क है ना, कि फ़ीमेल में वो जो एक जोड़ा है वो XX होता है और मेल्स में एक जोड़ा है वो XY होता है। एक क्रोमोसोम का तो फिर भी फ़र्क है, हालांकि हम एक ही स्पीशी हैं। तो एक स्पीशी में भी फ़र्क हो सकता है। तो जाहिर है जब स्पीशी ही बदल जाएगी तो उसमें तो तादाद का भी फ़र्क आ जाएगा, तो सीक्वेंस का भी फ़र्क आ जाएगा। तो कैरियोटाइप्स शो मार्क डिफरेंसेस अमंग स्पीशीज़ एंड समटाइम्स इवन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, के एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल के दरमियान भी फ़र्क हो सकता है कैरियोटाइप का। डिफरेंट स्पीशीज़ में तो होता ही है, लेकिन एक ही स्पीशी के दरमियान भी हो सकता है। तो कैरियोटाइप क्या है कि एक जानदार के अंदर जो ख़ास किस्म के क्रोमोसोम की एरे है। एरे मीन्स के क्रोमोसोम की जो तरतीब है, जो टाइप्स हैं क्रोमोसोम की, वो हर जानदार की पार्टिकुलर होती है, हर स्पीशी की पार्टिकुलर होती है, दूसरी से मुख्तलिफ होती है। इसे हम कहते हैं कैरियोटाइप। नेक्स्ट के जो क्रोमोसोम्स हमने पीछे जो इंसान की कैरियोटाइप देखी, तो देखें क्रोमोसोम की मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं। किसी में ये जो आर्म्स हैं बड़ी हैं, किसी में आर्म्स छोटी हैं, किसी में एक तरफ की आर्म्स बड़ी हैं, एक तरफ की छोटी हैं, किसी में दोनों तरफ की आर्म्स बराबर हैं। तो ये आर्म्स का फ़र्क होता है। तो उस हिसाब से टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की। ये जो मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं क्रोमोसोम की, इसमें देखें ये जो वाइट पार्ट है, ये जो गोल दायरा सा बना हुआ है, इसे हमने कहा सेंट्रोमियर, हमने पहले ही कह दिया। और ये हैं आर्म्स। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो और ये जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल इक्वल लेंथ की हो, सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में ना हो लेकिन सेंटर के करीब करीब हो, उसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से ये सारी टाइप्स हैं। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो तो उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर के करीब हो, सेंटर में ना हो लेकिन सेंटर के बिल्कुल करीब करीब हो, उसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। लेकिन अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पे चला जाए, एक तरफ बहुत ही लंबा क्रोमाटिड हो, दूसरी तरफ आर्म्स बहुत ही छोटी हो, उसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक।
और अगर ऐसा भी होता है कि सेंट्रोमियर बिल्कुल ही टिप पे हो, सिर्फ आर्म एक ही तरफ हो, बाजू एक ही तरफ हो क्रोमोसोम का, दूसरी तरफ कोई आर्म हो ही ना, सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे हो, उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के एतबार से। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो, मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर के करीब हो, सब मेटासेंट्रिक। अगर किनारे के करीब हो, किनारे पे ना हो बल्कि किनारे के करीब हो, तो उसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। उसमें यह है कि एक बहुत ही लॉन्ग आर्म होती है, एक छोटी सी आर्म होती है। और टीलोसेंट्रिक में क्या है, क्रोमाटिड बिल्कुल ही किनारे पे है और एक तरफ लॉन्ग आर्म है, दूसरी तरफ आर्म है ही नहीं, सेंट्रोमियर बिल्कुल ही किनारे पे। तो ये 4 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं जानदारों में। और जब स्पिंडल फाइबर इनको खींचते हैं तो ये मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करते हैं। देखिए ये मेटासेंट्रिक वी शक्ल का बना हुआ है, ये जो सब मेटासेंट्रिक है ये जे शेप का बना हुआ है, जैसे जे लिखा होता है। और ये जो एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक है ये ऐसे लिखा है जैसे आई लिखा हुआ है। तो दीज क्रोमोसोम एक्वायर डिफरेंट शेप्स एट द टाइम ऑफ एनाफेज। एनाफेज वो से फेज़ है जब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को खींचते हैं, जब सेल तकसीम हो रहा होता है। तो जब क्रोमोसोम खींचते हैं, सेंट्रोमियर से खींचना ना, तो जाहिर है जब मेटासेंट्रिक को सेंट्रोमियर से खींचेंगे तो ये वी शेप इख्तियार कर जाएगी। सब मेटासेंट्रिक जो है वो जे शेप इख्तियार कर जाता है और एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक जो है ये आई शेप इख्तियार करते हैं। तो यूजुअल शेप्स आर आई, जे एंड वी। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है, ये सामने जैसे ये क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, या पीछे एक डायग्राम में ये जो क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है, ये क्रोमोसोम किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। क्रोमोसोम में तकरीबन जो है 40% डीएनए होता है। फिर क्रोमोसोम में 60% प्रोटीन्स होती हैं। और तीसरी चीज़ भी होती है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए। आरएनए इसलिए होता है क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए अगर मौजूद है तो ज़ाहिर है डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो थोड़ा बहुत आरएनए भी आपको क्रोमोसोम के साथ मिलेगा। तो क्रोमोसोम इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स, डीएनए, प्रोटीन्स एंड आरएनए। तकरीबन 40% के करीब डीएनए, 60% के करीब प्रोटीन्स हैं और थोड़ी बहुत अमाउंट में, पर वो अमाउंट इतनी नहीं है कि हम उसको इग्नोर करें, सिग्निफिकेंट है कि मतलब कि वो ऐसी अमाउंट है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए ही वो साइट है जहाँ पे आरएनए बनता है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत आरएनए क्रोमोसोम के साथ मौजूद होता है। अब क्रोमोसोम जो हैं वो उसमें डीएनए है, और डीएनए आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें भी हम कहते हैं कि जो डीएनए आरएनए जो हैं, जिनको हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम, उसके अंदर तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके डीएनए में। एक क्रोमोसोम के डीएनए में 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। 140 मिलियन मीन 1.4 इंटू 10⁸8, इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड, एक लफ्ज़ कंसीडर करें तो आप तकरीबन 280 बुक्स लिख सकते हैं। हर बुक के 1000 पेजेस होंगे और हर पेज पर 500 के करीब वर्ड्स होंगे। इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के डीएनए में होती है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 140 मिलियन। ये न्यूक्लियोटाइड्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड समझें तो आप 280 बुक्स लिख सकते हैं कि हर बुक के अंदर 1000 पेजेस होंगे और हर पेज के अंदर 500 के करीब वर्ड्स होंगे।
इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक क्रोमोसोम के अंदर है। और एक क्रोमोसोम का डीएनए को अगर सीधा सीधा खोल दिया जाए ना, क्योंकि वो क्रोमोसोम के अंदर वो कॉइल और फोल्ड हालत में होता है डीएनए, अगर डीएनए को खोल के लंबा धागा बना दिया जाए बिल्कुल स्ट्रेट, तो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए बने। 5 सेंटीमीटर एक क्रोमोसोम का। तो अगर आप हिसाब लगाएं इंसानी जीन्स का, इंसानी क्रोमोसोम्स का, हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम 5 सेंटीमीटर डीएनए पे मुश्तमिल है। तो आप खुद ही हिसाब लगाएं कि 5 सेंटीमीटर के 46 टुकड़े हमारे न्यूक्लियस के अंदर हैं, और न्यूक्लियस हमें नज़र नहीं आता तो डीएनए तो उसके अंदर है ना। सेल ही नहीं हमें नज़र आता तो न्यूक्लियस तो उसके अंदर है। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला का करिश्मा है कि उसने कैसे डीएनए को कॉइल किया और फोल्ड किया, और कैसे वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियोटाइड्स वाला डीएनए मौजूद है। एक क्रोमोसोम के 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप 280 किताबें लिख सकते हैं। हर किताब के 1000 पेजेस होंगे और हर पेज पे 500 वर्ड्स होंगे अगर एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड कंसीडर किया जाए। तो वो एक क्रोमोसोम के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो सोचिए हमारे 46 क्रोमोसोम पे कितनी इन्फॉर्मेशन है। और वो जानदार जिनमें 300 क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, और कैसे वो क्रोमोसोम बने होंगे, और कैसे न्यूक्लियस के अंदर इतना ज़्यादा डीएनए समा गया कि 5-5 सेंटीमीटर के 46 टुकड़े हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने कैसे उनको कॉइल और फोल्ड किया कि वो अब हमें एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर उनको फिट कर दिया। तो आगे हम इसी की तरफ चलते हैं कि वो कॉइलिंग और फोल्डिंग कैसे होती है, कि डीएनए और प्रोटीन्स कैसे कॉइल और फोल्ड होते हैं और क्रोमोसोम बनता है। ये आपके सामने देखें, इन्होंने एक क्रोमोसोम दिखाया है। इस क्रोमोसोम को उन्होंने जूम किया, नज़र आ रहा है कि ये डीएनए कॉइल हुआ है। फिर उस डीएनए को खोलते पता चला कि डीएनए जो है ना, वो ये जो गेंदनुमा प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। फिर इन हिस्टोन प्रोटीन से भी डीएनए को खोला जाए तो ये डीएनए है। यानी कि डीएनए है वो प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटता है, फिर प्रोटीन्स आपस में कॉइल फोल्ड होती हैं, होते 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 जाके ये एक पूरा क्रोमोसोम बनता है। अब ये कॉइलिंग और फोल्डिंग होती कैसे है, कैसे ये पॉसिबल है कि इतने ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियोटाइड्स वाला डीएनए एक क्रोमोसोम में पाया जाता है। जब हम डीएनए को खोलते हैं, मतलब क्रोमोसोम के डीएनए को खोल दें, जैसे ये आपके सामने एक क्रोमोसोम को खोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई मोतियों की लड़ी है, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। तो इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट रिजेंबल्स आ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, कि क्रोमोसोम का जो डीएनए को खोला जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई मोतियों की लड़ी है। मोती असल में प्रोटीन्स है और धागा असल में डीएनए है। तकरीबन जो है हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स का जो डीएनए है, ये आपके सामने देखें, ये तकरीबन ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और उनके इर्द गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल डीएनए उसके इर्द गिर्द कॉल। ये भी 8 हैं, ये भी 8 हैं, ये भी 8 हैं, ये भी 8 हैं। हर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए कॉइल हुआ होता है। Every 200 nucleotides, the DNA is coiled around a core of 8 histone proteins. तो जो 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए लिपट के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। हर 8 हिस्टोन के इर्द गिर्द तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए फोल्ड हुआ होता है। ये डीएनए जो है ना, ये समझ लो एक मैग्नेट का काम करता है, कि जैसे आपके सामने लोहे की कीलें पड़ी हों, आप एक मैग्नेट वहाँ छोड़ दें तो क्या होगा, वो कीलें सारी मैग्नेट को चिपक जाएंगी। तो इसी तरह समझ लें ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
इसलिए वो उसके इर्द गिर्द लिपटा होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए तकरीबन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, और न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फेट ग्रुप होता है, और फास्फेट ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए ओवरऑल डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये जो गेंदनुमा आपको प्रोटीन्स दिखाई कि जिनके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा हुआ है, ये गेंदनुमा प्रोटीन्स, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, लाइसिन वगैरह, वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो बेसिकली बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लिक एसिड जो है, डीएनए एसिड है, वो नेगेटिवली चार्ज है। और जब कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आमने सामने आती हैं, जैसे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तो जाहिर है फिर डीएनए ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द लिपट जाता है। यही चीज़ उन्होंने एक नई डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये क्रोमोसोम है, ये आपके सामने, ये इसको खोला उन्होंने, उसका डीएनए खोलते खोलते पता चला कि पहले सुपर कॉइलिंग है, फिर कॉइलिंग को फर्दर खोला और कॉइलिंग है, कॉइलिंग को और आगे उन्होंने खोला तो पता चला ये तो मोतियों की कोई लड़ी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो ये देखें, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए लिपटा हुआ है। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं एक जो क्रोमोसोम के अंदर, जो आप कह लेंगे जो न्यूक्लियोसोम बनता है, तो न्यूक्लियोसोम में तकरीबन 8 हिस्टोन के इर्द गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए लिपटा होता है। नेक्स्ट जो आप एक छोटा सा टॉपिक है क्रोमाटिन। देखिए, हमने कहा कि शुरू में ही लेक्चर में मैंने कहा कि क्रोमोसोम तभी नज़र आते हैं जब सेल ने तकसीम होना होता है, सेल डिवाइड करने वाला होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होकर, कंडेंस होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब फ़र्ज़ करें सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? क्रोमाटिन मटेरियल। लेकिन क्रोमाटिन मटेरियल इसका मतलब कंडेंस नहीं होगा, खुली हालत में होगा, और जब क्रोमोसोम बनने वो कंडेंस होता है। लेकिन एक क्रोमाटिन की भी फिर आगे 2 किस्में। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो 2 किस्मों का होता है। एक क्रोमाटिन मटेरियल वो है जो हाईली कंडेंस है, जो हमेशा कंडेंस रहता है, सुकड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमाटिन। हेट्रोक्रोमाटिन मतलब कि वो एवरी टाइम कंडेंस है, चाहे सेल तकसीम हो रहा हो, चाहे सेल तकसीम ना हो रहा हो, वो हमेशा कभी भी डीएनए उसका खुलता नहीं है, वो हमेशा हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा रहता है, हमेशा कॉइल्ड रहता है, फोल्ड रहता है, कभी भी वो खुलता नहीं है। वो क्रोमाटिन नेटवर्क, ऐसा क्रोमाटिन नेटवर्क को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमाटिन। Some of these portions remain permanently condensed so that their DNA is never expressed. इनका डीएनए कभी एक्सप्रेस नहीं होता। और वो जो क्रोमाटिन जो हमेशा खुला रहता है, जब सेल तकसीम नहीं हो रहा वो हमेशा खुला रहता है, वो तभी कॉइल या फोल्ड होगा या कंडेंस होगा जब सेल ने तकसीम होना हो, अदरवाइज़ वो हमेशा खुला रहता है, उसे हम कहते हैं यूक्रोमाटिन। इज़ ओनली कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये तभी कंडेंस होता है जब सेल तकसीम होना हो। तो एक वो है जो हर वक्त कंडेंस रहता है, चाहे सेल तकसीम हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमाटिन। और एक है यूक्रोमाटिन जो तभी कंडेंस होता है जब सेल ने तकसीम होना हो। एट ऑल अदर टाइम्स यूक्रोमाटिन इज़ प्रेजेंट इन ओपन कन्फिगरेशन, कि हमेशा ये खुली हालत में रहता है, तो उसे हम कहते हैं यूक्रोमाटिन। तो ये आगे डायग्राम में देखें कि ये खुला हुआ तकरीबन, ये हमेशा कॉइल और फोल्ड ही रहेगा इसी हालत में, ये खुला हुआ है, हमेशा खुला रहेगा जब सेल तकसीम नहीं हो रहा, ये यूक्रोमाटिन है। और जब सेल तकसीम होना है तब इसने भी इस शक्ल में आ जाना है, हेट्रोक्रोमाटिन की शक्ल में। लेकिन हेट्रोक्रोमाटिन हमेशा हेट्रोक्रोमाटिन रहता है, यूक्रोमाटिन सुकड़ तो जाता है जब सेल ने तकसीम होना हो, अदरवाइज़ वो हमेशा ओपन कन्फिग्रेशन में रहता है। तो ये आज का आपका लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा कि भाई क्रोमोसोम की टाइप्स क्या हैं, क्रोमोसोम होते क्या हैं, क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है, उनमें क्या पाया जाता है, कैसे कॉइलिंग और फोल्डिंग होती है, क्रोमोसोम की टाइप्स कितनी है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक,
कैरियोटाइप क्या होती है, क्रोमोसोम के पार्ट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की। इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर लें। इस वीडियो के नीचे, यूट्यूब वीडियो के नीचे आप कमेंट्स होते हैं, आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में आंसर दे सकता हूँ। आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें, या नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें कि सबके सामने आपको हिचकिचाहट है, तो मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देता हूँ। बच्चे पूछते भी हैं, मैं डेली बेसिस पे उनके आंसर देता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।